Welcome to the Nurses Show, India's first podcast, where we empower and impart knowledge to all the fellow nurses. Today, I would like to introduce my fellow founder, Mrs. Yogita Tehlan. She is the co-founder of the channel, and she would be our first guest. So we are starting our podcast with her in a way to start and as an introduction of the co-founders of the channel, myself Rashmi and she is Yogita Tehlan. So without any further ado, let's start the podcast and let's start right into the introduction of Mrs. Yogita Tehlan. She has done her A&M, then GNM and post basic, and now currently she is working as a nursing officer in a DSSB authorized hospital. Madam has done all her education in the all possible nursing diplomas and degrees, and now currently she is working as an excellent nursing officer. So let's enlighten her journey and let's learn from her experiences and ask her spicy questions which will get us more details, and it will be a fun conversation. Welcoming Mrs. Yogita Tehran. Thank you, Rashmi. Thank you for initiating a this podcast to introduce ourselves as well as other nursing profession, ताकि हम सबको जो जितने भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन वाले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन में जो भी हैं, सबको लेके आए और आपको उन सबकी कहानी सुनाए कि किस तरीके से हम पढ़ाई की या फिर हमने ज्वाइनिंग की या कैसा हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, कैसा वर्क कल्चर है, हम उस सब के बारे में शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव एंड थैंक यू टू स्टार्टेड विद मी. So let's start with the first question. Who introduced to the nursing profession? Like आपको पता कैसे चला कि नर्सिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करना है, किसने आपको बताया, कोई हेल्पिंग हैंड था या नहीं था? एक्चुअली आई वॉज अ स्मॉल किड. 10th की बात है, 10th बोर्ड एग्जाम जैसे ही क्लियर किए, ये उस टाइम की बात है जब A&M का जो कोर्स है वो 10+2 वोकेशनल कोर्स होता था. मतलब आपका 10+2 CBSE के थ्रू चलेगा, साथ साथ आपका A&M वोकेशनल कोर्स होता था. मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर है, शी इज़ वर्किंग, वन इज़ वर्किंग इन एम्स दिल्ली एंड अनदर इज़ वर्किंग इन ESIC दिल्ली. तो दे हैव डन, तो सेम स्टेप मैंने उनके फॉलो किए और मैंने भी रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने अपनी A&M की ट्रेनिंग की. स्टार्टिंग मेरी नर्सिंग प्रोफेशन की वहाँ से हुई थी. टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, और आपने कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट से कौन से डिग्री या डिप्लोमा किया है, ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि कहाँ से आप लोग की क्वालिफिकेशंस है. मेरे सारे ही कॉलेजेस या सारे ही जितने भी डिप्लोमा किए हैं मैंने सब गवर्नमेंट से किया है. ठीक है, मैं प्राइवेट की तरफ वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थी एंड इट्स माय लक और थोड़ी सी मेरी मेहनत कि मेरे को हर बार गवर्नमेंट कॉलेज मिला. मैंने फर्स्ट अपनी A&M जो है RSCC से की. इट इज़ इन नजफगढ़ एरिया इन दिल्ली. ठीक है, गवर्नमेंट है. दिल्ली में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो A&M गवर्नमेंट से कराते हैं. ठीक है, वन ऑफ देम इज़ RSCC एंड आई डिड माई GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, फ्रॉम GTB हॉस्पिटल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, GTB, जो आज के टाइम पे एक प्रॉपर कॉलेज बन गया है. अब उसमें GTB नहीं, मतलब GTB में GNM नहीं, BSc होती है. तो हमारे टाइम पे GNM होती थी उसमें. और उसके बाद मैंने पोस्ट BSc अपनी IGNOU से की. वो मैंडेटरी था क्योंकि आप अपने जॉब के साथ साथ जो है IGNOU से ही कर सकते हो, तो कोई ऑप्शन नहीं था. बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि आई हैव डिड विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली. मतलब बहुत ऐसा है ना सोसाइटी में कि नर्सिंग वो लोग करते हैं जिन लोगों का नीट क्लियर नहीं होता या जो लोग डॉक्टर नहीं बन पाते. सो ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप, एंड आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि वाज नर्सिंग योर फर्स्ट चॉइस? यस, ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस. उस टाइम पे जो डॉक्टर्स का वर्क शेड्यूल था, कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्ट किया 2011-12, उस टाइम पे जो है एक स्टीरियोटाइप था कि शिफ्टिंग जॉब्स रहेगी, डॉक्टर्स की जो है 24-48 आवर्स की है, तो आप एटलीस्ट 3 दिन तक घर नहीं आओगे और आप अपनी एज अ फीमेल आप अपनी फैमिली कैसे हैंडल करोगे. तो आप शिफ्टिंग जॉब में रहोगे तो भी आप अपनी फैमिली हैंडल कर सकते हो क्योंकि आप सेम डे अपने घर आ जाओगे. तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की तरफ से
कि आप एज अ फीमेल होते हुए डॉक्टर की तरफ ना जाके एक नर्सिंग प्रोफेशन में जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद देख सकते हो नर्सिंग प्रोफेशन की सैलरी इतनी कम नहीं कि डॉक्टर्स को मैच कर दे। बिल्कुल वो डॉक्टर्स को मैच कर रहे हैं। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितने एक डॉक्टर कमा रहा है उससे ज़्यादा कहीं गवर्नमेंट की नर्सेज कमा रही हैं। ट्रू। सो दिस इज अ स्टीरियोटाइप इन द सोसाइटी कि आप सिर्फ एमबीबीएस करके ही सक्सेसफुल हो सकते नहीं, हो मैंने सकते हो। कभी भी ऐसा नीट नहीं का है। एग्जाम नहीं दिया था। इवन स्पेशली डॉक्टरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नीट अब बीएससी के लिए कंपलसरी है, हमारे टाइम पे नहीं होता था। हमारे टाइम इंस्टीट्यूशन के इंडिविजुअल एग्जाम्स होते थे, वो आपको क्रैक करने होते थे। बट मैंने डॉक्टरी के लिए या फिर मेरा कभी सपना भी नहीं रहा कि मैं एक एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनूं। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मूविंग ऑन टू द सेशन, आपकी करियर कैसा रहा, जर्नी कैसी रही? सो जब आप एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अभी जो लोग डीएसएसबी या एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या वो दोगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या शेड्यूल फॉलो करना है? देखो, एएनएम की बात करें तो ये एक मेरे लिए ट्रेजेडी था। एक्चुअली 2012 में मैंने अपने एएनएम पास आउट किया था एंड 2013 में डीएसएसबी एएनएम के एग्जाम फॉर्म निकल गए थे जॉब के लिए। सेम टाइम 2012 में मैंने जीएनएम के लिए एडमिशन ले लिया था। तो आई वॉज डाइसी कि वेदर शुड आई गो फॉर माई फर्दर एजुकेशन और गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलना एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है गवर्नमेंट जॉब मिलना। तो आई वॉज डाइसी कि वट विल हैपन। सो माई फादर सपोर्टेड मी एंड सेड कि नहीं, यू विल गो फॉर योर स्टडीज, नो फॉर जॉब, आपको जॉब फ्यूचर में मिल जाएगी, आराम से आप अपना पढ़ाई करो। बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे कॉर्नर में था कि नहीं, मैं एग्ज़ाम तो दूंगी एंड क्या पता मेरा हो जाए और उसके बाद डिसाइड करते कि क्या करना है। तो जो मेरी जीएनएम की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टडीज़ थी, और इवन जो मैंने कुछ नहीं, सिंपल जो मेरी एएनएम की बुक्स थी जो कॉलेज से मेरे को मिली थी, मैंने अपनी वही फॉलो की थी, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। हाँ, मैं उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर कहूँगी कि मैं अपनी साथ साथ जीएनएम कर रही थी, तो एक लेवल हायर था मेरे एजुकेशन का और मैं टच में थी एजुकेशन के, तो मेरे को बहुत हेल्प मिली वहाँ से और मेरा हो गया बस सिंपली क्रैक। एंड आई वॉज सरप्राइज क्योंकि 2013 में ये फॉर्म्स निकले थे, 2014 जनवरी और फेब में इसके लास्ट डेट थी। उसके बाद जो है 2016 में इसका रिजल्ट आया था, क्योंकि 3 बार इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। एंड 2016 में जब मेरा जीएनएम कंप्लीट हो गया, उसके जनवरी में जीएनएम कंप्लीट होना था एंड अराउंड 25 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। आई वॉज वेरीली हैप्पी कि हाँ, मेरा जीएनएम भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ अब मेरे को नौकरी भी मिल गई। डेस्टिन्ड, मतलब इट वाज अ गॉड्स Yes. प्लान कि आपका लाइफ सेम बिकॉज 2000 की जीने में हाँ बिल्कुल 2014 में 13 में जो 13 में स्टाफ नर्सेज के और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट निकली थी, सेम टाइम पे एएनएम की पोस्ट भी निकली थी। एंड 2013 के में पोस्ट निकलने के बाद 2014 में नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग भी हो गई और हमारी ज्वाइनिंग हुई 2017 में जाके। तो दैट्स अ मिरेकल फॉर अस। ओके। फिर आपका जो एएनएम में आपने ज्वाइन कर लिया Yeah. था, एएनएम में ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ इज़ वर्क लाइफ, हाउ इज़ जॉब, कैसा है, हेक्टिक है कि नहीं है, और मतलब कैसा वर्क इन्वायरमेंट है? क्योंकि 9 to 5 जॉब होती है तो उसका डिफरेंट थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की जॉब तो आपको शिफ्ट वाइज होती है, तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आपका कैसा वर्क एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ एलैबोरेट कि आपका एएनएम का नर्सिंग एक्सपीरियंस कहाँ था, कहाँ आपकी पोस्टिंग थी, एंड हाउ वाज इट? जब मेरा इसमें भी एक वो था कि मेरे को चूज करना था। उस टाइम पे डीएसएसबी एएनएम के जो एग्जाम हुआ था वो 3 वैकेंसीज पे था, एनडीएमसी, एमसीडी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो तीनों डिपार्टमेंट में से मेरे को चूज करना था और मेरा तीनों का क्लियर था। तो प्रायोरिटी भरी गई कि आपको किस में जाना है, तो आई चूज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि ये ऑल ओवर दिल्ली था। क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये था शादी होनी है तो एटलीस्ट आप घर के नियर बाय ट्रांसफर ले पाओगे। तो मैंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चूज़ किया वहाँ से। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग आई तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी पॉली क्लिनिक सेक्टर 14 द्वारका। ठीक है, ये डीडीयू के अंडर पॉली क्लिनिक है और नीचे उसमें डीजीडी चलती है, दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। ठीक है, वो सेक्टर 14 द्वारका में है और उसका वर्कलोड भाई अलग लेवल का है। हम एज अ नर्सिंग ऑफिसर एएनएम के वर्कलोड को नहीं समझ सकते जब तक आपने खुद वो वर्कलोड ना झेला हो। मतलब मैं सल्यूट करूंगी सीरियसली एएनएम्स को
क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड दे रखा है उनको, जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं। पहले के टाइम पे होता था, जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं खुद सुनती थी। मैंने 2017 में ज्वाइन किया तो वो खुद कहते थे 2012 से पहले, 10 से पहले ना इतनी मस्ती थी कि आप कभी भी आओ, पंच करो, मतलब पंचिंग तो थी नहीं, साइन करो, चले जाओ, ठीक है, घर पे काम करके आ जा रही हैं, फील्ड में जा रही हैं तो घूमने चली जा रही है, 3-3 दिन छुट्टियां कर रही हैं, नहीं पता लग रहा है। बट स्टिल जब मैं गई, एक तो पंचिंग सिस्टम, एग्जैक्टली 8 to 2 की जॉब थी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली उस दिन 9 to 4 की थी। मैंने जब डिस्पेंसरी में ज्वाइन किया 9 to 4 का टाइमिंग्स था, क्योंकि वो पॉली क्लिनिक था। मैं 2 ही दिन 9 to 4 गई थी। थर्ड डे भगवान ने मेरी सुन ली, 8 से 2 की दे दी थी। फिर ऑर्डर आ गए थे कि 8 से 2 टाइमिंग हो गई है अब से, ठीक है। उसके बाद 8 से 2 की हुई, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, 2 बजे से 4 बजे तक कुछ नहीं, और 4 बजे के बाद आपकी ट्रेनिंग्स। तो वो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। आप 8 से 2 अपनी शिफ्ट करो, उसके बाद 2 से 4 खाली बैठो, क्योंकि आप घर नहीं जा सकते। घर जाओगे तो आप ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच सकते। जो ट्रेनिंग होती थी वो कहीं किसी और ही एरिया में होती थी, लाइक हमारे सेक्टर 21 में दे दी या सेक्टर 8 में दे दी। मतलब आपको वहां जाना है, लेकिन वहां का रास्ता आपकी डिस्पेंसरी से हार्डली 20 मिनट्स 25 मिनट्स का होगा। लेकिन अगर आप एक बार घर आ गए तो आप 2 घंटे में वहां तक नहीं जा सकते। तो वो 2 घंटे हमारा वेस्टेज, साथ में 4 बजे से फिर 6 बजे तक आपकी ट्रेनिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो पूरा दिन ही घुमा देते थे। साथ में वहाँ का फील्ड वर्क, ओह फील्ड वर्क बहुत हेक्टिक है दोस्तों, बहुत हेक्टिक है, ठीक है। अगर आपकी आशा वर्कर अच्छी है, एक्टिव है, तो आपका काम एक्टिवली होगा, नहीं तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं इस पे आशा वर्कर की बहुत हेल्प चाहिए होती है। आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर मस्ट रिक्वायर है, क्योंकि वो होम टू डोर, डोर टू डोर और बिल्कुल हाउस सर्वे करती हैं। कौन सी फैमिली शिफ्ट हुई है, कौन सी नई आई है, कौन सी चली गई है, तो पूरा प्लस माइनस डाटा उनके पास होता है। अगर वो एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपके पास भी अच्छे से डाटा नहीं आएगा। अगर आपके पास अच्छे से डाटा नहीं आया तो आप आगे काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो वो बेस होती हैं, तो आपको उनको इस तरीके से मोल्ड करना होता है कि हाँ वो आपकी सारी बातें माने भी, प्यार से आप उनको मना भी लो, और लेकिन जहां वो काम ना करे, डांटे, तो वो उस डांट को समझ के अपना काम भी ठीक से करें। तो एक ये बहुत होता था। इवन जो मेरे पास आशा वर्कर थी, शी वॉज अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड, तो उनको बोलते वक्त भी हमें इतना शर्म आता था कि आप आंटी घर से घर जा रहे हो, सर्वे करना है। अगर मान लो मैं सर्वे पे गई हूँ और मुझे कोई और नई फैमिली मिल गई या कोई नया बच्चा मिल गया, तो मैं उनको डांटू किस मुंह से। तो वो चीज़ें भी मतलब बहुत वो हर्ट करती थी कहीं ना कहीं। यार इतनी सीनियर है, आप उसको कैसे डांट सकते हो, एंड यू आर जस्ट 21-22 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं मतलब आपको एक तरीका सिखाती है अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ किस तरीके से मैच करके काम करना है। IMI इंटेंसिफाइड जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स आते थे, मिशन इंद्रधनुष आता था, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे गवर्नमेंट के, इवन इसके फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स आते थे। वो सारी ट्रेनिंग्स लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक को अवेयरनेस देना, और ताकि वो अपनाएं उनको। फिर कहीं ना कहीं से एक तरीके से इनडायरेक्टली फोर्स ही होता था पब्लिक पे कि आप इसको अपनाओ, क्योंकि आपको डाटा भेजना है। जैसे आपने मान लो अंतरा इंजेक्शन स्टार्ट किया है, तो आपको उसका डाटा भेजना है कि हाँ इतनी फीमेल्स कन्वेंस हुई हैं आपसे, आपने इतनी फीमेल्स को लगाया है, और इतनी फॉलोअप भी कर रही हैं। जो फॉलोअप नहीं करेगी, आपको फिर उनके घर जाना, उनको फोन करके बोला, उनके घर जाओ कि मैडम आइए आपका ड्यू हो गया है। मतलब उनकी तारीख भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 3 महीने बाद आपका इंजेक्शन ड्यू है, तो आपका 3 महीने हो गया, आ जाओ वापस। सेम ANCs के लिए कम्युनिटी को मोटिवेट करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पहले के टाइम पे लोगों को अगर कोई ANM या आशा वर्कर बोलती थी तो वो मानते भी थे। उस टाइम पे लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज के टाइम एजुकेटेड हो चुके, सबको अपना राइट पता है। तो बहुत बार ऐसा होता था मुंह पे दरवाजा बंद हो गया, दे से डायरेक्टली नो, अपना नाम भी बताने नहीं देते थे, या फिर आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं करने देते थे। WHO की चेकिंग आती थी तो वो हमें डांटते थे कि यार आपने क्या देखा, इस फैमिली में इतने बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, आपने डाटा लिया इनका? डाटा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? दरवाजा नहीं खोला या बात नहीं किया, घर में मिले नहीं। तो उनको उस चीज से मतलब नहीं है, आप कैसे भी कन्विंस करो, कभी भी जाओ कभी भी आओ, बट यू हैव योर डाटा। तो बहुत मुश्किल होता था। हाँ, सबसे खासकर डांट कब पड़ती थी, कोई फीमेल जो है 18 to 45 की
कोई एक्सपायर कर जाए, कोई न्यूबॉर्न बेबी एक्सपायर कर गया, ठीक है, कोई चाइल्ड डेथ हो गई है 5 ईयर्स तक, क्योंकि ये इनके तो रेशियो और डाटा गवर्नमेंट को चाहिए होता है। तो जहाँ इसमें गड़बड़ हुई वहाँ आपकी लंका लगी। तो इसका पूरा प्रॉपर, सबसे अजीब लगता था किसी फीमेल ने सुसाइड कर लिया, या कोई ड्यूरिंग डिलीवरी एक्सपायर हो गई, या वैसे भी कोई एक्सपायर हो गया, रोड एक्सीडेंट में हो गया, आपको उनके घर जाना है विद इन 24 आवर्स, आपको सर्वे रिपोर्ट भरनी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारी डिटेल्स। मतलब उनके घर में मातम का माहौल और आप पर्चा लेके पहुंच जाओ तो कौन ही बात करेगा। बहुत सफ़र करती है एएनएम्स, बहुत सफ़र करती है, बट उनको करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है उनकी फैमिली को कि ये डाटा हमें चाहिए, और वो कैसे भी करके मतलब निकलवाती हैं। बहुत सफरिंग है। तो A&M is definitely a tough Yes. job. They are a kind of unsung heroes जिनकी Yes, कोई बात उनकी नहीं कोई करता बात नहीं करता, कि उनके उनको भी लगता है अपने ये बहन struggles जी। हैं। एएनएम के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता था बहन जी पहले के टाइम पे, और आज के टाइम पे इवन न्यूज कह रही हूँ मैं, छोड़ो, आप नेशनल टीवी पे भी जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे, आप पोलियो का एडवर्टाइजमेंट, तो एएनएम बहन जी से मिली। तो एक मतलब कहीं ना कहीं उनका लेवल डिग्रेड किया जा रहा था। मतलब कोई नहीं जानता एएनएम का काम कितना है, कितना प्रेशर है उनके पास। उनको यार पैड दे रखे हैं, ठीक है, नोट पैड दे रखे हैं, आपको लाइव डाटा रिकॉर्ड करना है, आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, आपको पोर्टल्स पे HMIS पोर्टल पे एंट्री करनी है, मतलब सब कुछ उनको दोनों चीजें करनी है। उनको जो है अपना सारा पोर्टल पे भी चढ़ाना है और उनको सारे रजिस्टर्स भी मेंटेन करने हैं। और दूसरा एएनएम जो है आशा वर्कर की सैलरी भी बनाती है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है। तो मतलब ये नर्सिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना कि आपको अपलोड भी करना होता है, फिर रजिस्टर्स भी मेंटेन करने होते हैं, दोनों चीजें डबल वर्कलोड दोनों चीजें, मतलब एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट, उनको दोनों चीजें अपडेटेड चाहिए और बाय डेट। अगर वो कभी भी चेकिंग पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज 15th है और मेरा 3 तारीख तक का अपडेटेड है तो चल जाएगा, नहीं मैडम, 15th है आज तो आपका 14th तक का अपडेटेड होना चाहिए ऑन द पोर्टल एंड इन द रजिस्टर्स बोथ। पोर्टल्स भी बहुत बार मतलब सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर डाउन। इवन ऐसा होता था कि हम आशा वर्कर्स का वाउचर जो अपने घर ले जाके बनाते, मेरे हस्बैंड भी पूछते थे क्या करते रहते हो तुम, इसमें लगे रहते हो, एक एक चीज को पहले उनका रजिस्टर्स में भरो, फिर आशा डायरी में भरो, फिर पोर्टल पे चढ़ाओ, तब जाके उनकी सैलरी आगे जाती थी, फिर वो पैसा रिलीज होता था। तो मतलब बहुत बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपने घर काम लेके आ रही हूँ। डाटा मैंने अभी इवन अपने हस्बैंड से भी अपलोड करवाया है, पोर्टल खोल के दिया है जनाब कि प्लीज आप इसको अपलोड कर दो, यहाँ ये एंट्रीज करनी है और इसमें ये डाटा जाएगा। तो मतलब जो लोगों का मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको काम करना बहुत पड़ता काम है। दिस इज है। अ मिथ। इफ यू आर गेटिंग अ सैलरी, इफ यू आर गेटिंग पर्क्स, तो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। सम पीपल कम आउट इन वर्ल्ड एंड टॉक अबाउट देयर स्ट्रगल्स। और नर्सेज का मोस्टली ये होता है कि नर्सेज आर अनसंग हीरोज। वो काम बहुत करती है पर वो बाहर आके अपनी बातें बोल नहीं पाती, उनके पास उतना प्लेटफॉर्म नहीं है और लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते। द मेन थिंग इज लोग एक्नॉलेज नहीं करते, बट हाँ इस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट थोड़ी सी बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, नर्सेज को अपना एक अलग से ओहदा मिल रहा है, नर्सिंग ऑफिसर्स जो वर्ड दिया गया है वो बहुत अच्छा दिया गया है। मतलब प्राउड फील होता है कि आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर, मतलब इट फील समथिंग एल्स इन, मतलब एक स्पिरिट सी आती है कि हाँ वाओ, मतलब वाओ वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं अब सुनाई है, बट एएनएम्स की तो अभी भी नहीं है, देखते हैं उनका जमाना कब आता है। Everybody have to struggle, and this is why we have made this platform where nurses can come up and tell their stories, ताकि लोगों को पता चले कि we are also professionals and we are working hard in healthcare. Yes. So moving on to the next question, how did you prepare for DSSB nursing officer? जैसे आप A&M में working थे, उसके बाद DSSB nursing officer का एग्जाम तो आपने A&M में आने के बाद दिया है, तो आपने जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन की, ये भी, और वो भी इतनी हार्ड वर्किंग और इतनी टाइम लिमिटिंग जॉब में? उस टाइम पे मतलब बिल्कुल जब एग्जाम था DSSB का, इवन मेरी प्रेगनेंसी में थी, एक चीज और प्लस हार्ड पॉइंट, आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, ठीक है, एंड फैमिली, हस्बैंड, बच्चा, आपकी जॉब और उसके बाद नेक्स्ट के लिए पढ़ाई करना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, सीरियसली स्ट्रगलिंग था। मैंने EL लेके अपनी पढ़ाई की थी,
मेरी मदर इन लोग ने सपोर्ट किया था एंड कहीं ना कहीं मैं लास्ट के 15-20 डेज अपने मायके आके बैठ गई थी कि डोंट नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को सिर्फ पढ़ने दो। तो कॉन्टिन्यूस पढ़ाई की थी, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की बुक से की थी, कुछ मेरी आदत थी जब मैं अपना ट्रेनिंग टाइम पे थी तो नोट्स बनाने की मेरी आदत थी, पूरे नोट्स खोल के बैठ गई थी मैं, पूरा थोरोली दोबारा पढ़ना स्टार्ट हो गया था मेरा कि हाँ कहाँ से क्या है, क्योंकि एक टाइम पीरियड हो गया था बीच में जो है 3-4 साल का गैप हो गया था, 2016 से लेके और 2020 तक एक था गैप था, और उसको कवर करना मतलब मेरे लिए थोड़ा सही हो गया था। और साथ में तब जब कहीं ना कहीं आपके माइंड में यार एक सरकारी नौकरी तो हाथ में है ही मतलब फिर भी कहीं ना कहीं जो है इसमें मैं कहूँगी एक पार्ट्स थे जो यूट्यूब ने अभी मेरे को हेल्प की। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई की मैंने वहाँ से देखी, अपने जो मेरे ट्यूटर्स थे मैंने उनको कांटेक्ट किया, मतलब दे वर आल्सो सरप्राइज कि बच्चा पास आउट हो गया उसके बाद आके दोबारा मेरे को कांटेक्ट कर रहा है। आई लिटरली कॉन्टैक्टेड देम, जहाँ मेरे डाउट्स होते थे मैं दोबारा उनसे पूछती थी कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप प्लीज़ दोबारा एलेबोरेट कर देंगे। इवन मैं 2 से 3 बार अपने कॉलेज भी गई हूँ, मतलब अपने पूरे पेपर्स के क्वेश्चंस बना के कि मुझे इन टॉपिक्स पे यहाँ आगे मुझे डाउट हो रहा है तो ये डाउट्स मुझे क्लियर करने हैं, तो मैं स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके कि मैम आपकी इस टाइम पे किस टाइम पे आपकी क्लास नहीं है या आपका फ्री पीरियड है, उस टाइम पे एक बार मेरे को आप अपना टाइम दो और मेरे को ही पढ़ना है। सो इट हैज़ बीन अ वेरी टफ जर्नी, इतना आसान नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, कर सकते हो आप। मतलब मेरा कोशिश था जैसे इवनिंग आवर्स में अपना जो है खुद से सेल्फ स्टडी करना, मैंने ईएल ली स्पेशली इसीलिए ली कि मैं अपने आप पे टाइम दे सकूं, मुझे कुछ करना है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था यार मैं एएनएम की जॉब पे मैंने अपना आगे फर्दर स्टडीज कर रखी है तो मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैं लाइफ सेविंग की तरफ नहीं जा रही थी, मैं कहीं रिकॉर्ड रिपोर्टिंग इनमें जा रही थी, बस मतलब सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिसिन दे रही हूँ, उनका चेकअप कर रही हूँ, इम्यूनाइजेशन कर रही हूँ, फैमिली प्लानिंग कर रही हूँ, एडोलेसेंस काउंसलिंग, बस ये सब मतलब कहीं ना वो केयर की तरफ आ गया था, ठीक है, प्राइमरी केयर हो गया था। और मेरा थोड़ा सा नेचर है लाइफ सेवर वाला, तो मैं अभी भी एट प्रेजेंट भी कैजुअलिटी में वर्किंग हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ठीक है, थोड़ा सा चाहिए होता है मेरे को, अंदर से ही आता है कि नहीं मैं मतलब एक शांत माहौल में नहीं रह सकती, कैजुअलिटी में भीड़ आती है, अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस के साथ आते हैं, कहीं बर्न हो रहा है कहीं सीपीआर चल रहा है, तो मतलब मुझे वो चीज़ पसंद है कि मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ और लाइफ सेविंग की तरफ जाऊँ। ओके, तो आपने अभी बोला कि आपने बुक्स कंपटीशन वाली बुक्स रेफर की, तो आपने अपने टाइम पे कौन सी बुक रेफर की? नाम बताओ पहली चीज़ तो ये हाँ। मैंने 2 बुक्स रेफर की थी, एक तो मोसबी एंड दूसरी पीआर यादव। ओके, तो मॉसबी पूरी खत्म की थी? नहीं, पूरी नहीं खत्म कर पाई थी एक्चुअली, मैं एमसीक्यूज ही पढ़े मैंने उसके, ठीक है, और जो नीचे उसकी प्रॉपरली डिटेल्स होती थी, जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है कि स्पेसिफिकली इसी का आंसर क्यों, तो मैं सिर्फ उसको पढ़ती थी, जहां मेरे आंसर्स ठीक हुए पेजेस पलटती थी मैं। हाँ, पीआर यादव के लिए मैं बोलूंगी उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि डीएसएसबी में मेरे टाइम पे पीआर यादव से अच्छा, हाँ एक और थी टारगेट हाई भी मैंने ली थी, उससे भी किया था, बट हाँ पीआर यादव ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। अब वो लेवल नहीं रहा, तो इस टाइम पे वो बुक्स प्रेफर करना कोई फायदा नहीं रहेगा अब लेवल हाई हो चुका है। एग्जैक्टली। नर्सिंग तो एकदम ऐसे ओवरनाइट चेंज हो रहा है, लेवल ओवरनाइट चेंज हो रहा है, कंपटीशन ओवरनाइट चेंज हो रहा है, तो नर्सिंग इज इवॉल्विंग लाइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। मेरे हस्बैंड मजाक करते हैं, कहते हैं तुम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो क्या, मेंस और प्री हो रहा है तुम्हारा, जैसे एम्स का है प्री और मेंस, तो कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम करोगे, आईएएस आईपीएस बनने वाले हो, तो तुम कहा अब यही लगा लो चलो next move on to our very special segment, which is rapid fire, which all talk show have, so we are also having. So this is a rapid fire. This has only 3 questions. We will have rapid fire in different sections. So this is our first rapid fire. So first rapid fire is, what would you choose in the following? A&M, DSSB or DSSB nursing officer? DSSB nursing officer. Okay, DSSB nursing officer or AIMS? DSSB nursing officer, क्योंकि मेरे घर के पास है
एम्स दिल्ली मेरे घर से दूर है। ओके ओके, एम्स नर्सिंग ऑफिसर और ANM DSSS? एम्स उसका लेवल अलग है। ओके, गोइंग अब्रोड और एज अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर इन इन इंडिया? इंडिया ओनली। कहीं ना कहीं देश प्रेमी हूँ। ठीक है, अगर अब्रॉड जाना होता तो मेरे कलीग्स गए हैं, मेरे फ्रेंड्स गए हैं, तो शायद मैं भी चली गई होती, बट नहीं, मैं थोड़ी सी मदरी टच है मेरे में, और मैं खुद अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा अटैच हूँ, तो आई कांट लीव देम। ओके ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नर्सिंग कॉलेजेस पे हम बात करें, थोड़ा सा आपके हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जाते हैं कि डू यू थिंक कि जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं और हमारी जो हॉस्टल लाइफ है वो हमको इतना प्रिपेयर कर देती है? आर वी प्रिपेयर्ड इनफ एज नर्सेज टू वर्क इन हेल्थ केयर? जब हम लोग रिक्रूट हो जाते हैं या फिर हम प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, इज नर्सिंग कॉलेजेस आर प्रिपेयरिंग ऑल द नर्सेज इनफ? यस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो और तो 100% एफिशिएंट हो आप, 100%, इवन 110% बोलूँगी। मतलब आई डिड फ्रॉम द GTB हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल है, ठीक है, मल्टी लेवल उनके जो है अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग स्पेशलिटी है, हर तरीके के पेशेंट्स हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी छोड़ नहीं सकते कि आपने ये चीज़ नहीं की अपने कॉलेज में या ये चीज़ नहीं देखी अपने कॉलेज में। इवन मैं खुद कहूँगी कि जहाँ भी मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ वहाँ कुछ चीज़ें नहीं देख पाती हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने ट्रेनिंग टाइम में सब कुछ देखा है, सब कुछ। इवन आई एम ऑल्सो पास्ड आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और हम लोग कोविड बैच थे। हम लोग कोविड के बाद हमने 8 to 4 ड्यूटीज़ की है, तो हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने डिग्री ही हॉस्पिटल में रह के की है, तो हम लोग पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते थे। बिल्कुल, कोविड टाइम पे वर्क किया है। मतलब मैंने कोविड टाइम पे ANM की उस पर थी मैं, और मैं होम टू होम सर्वे कर रही थी, इवन मेडिसिन पहुंचा रही थी, टेस्ट जो है होम टू होम कर रही थी, और मेरा बेबी जो है 7 or 8 months का था। So these are some stories which have to come into the world, ताकि लोगों को पता चले कि everybody was struggling in healthcare and we are nurses being the unsung heroes, क्योंकि उनकी stories कोई कहने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि nurses काम नहीं कर रही हैं। बहुत काम है, So- बहुत काम है यार। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो है So, moving on to आप the काम next के question. साथ साथ जो है आप अपने प्रोफेशन पे अगर अच्छे से कर रहे हो तो कहीं खुशी मिलती है आपको काम करके। आप मतलब दुखी नहीं होगे, आपको थकावट नहीं होगी कि हाँ यार आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया। नहीं, मैं शिफ्ट के बाद हैप्पीली, मतलब ठीक है, अगले आगे काम, आगे काम, आगे काम। तभी तो इस चैनल पे हैं हम लोग। एग्जैक्टली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोगों को ये रहता है ना कि मेडिसिन वाले बच्चे एकदम रहते हैं हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल लाइफ तो बहुत ग्लैमरस होती है, और हॉस्टल में तो सबको मज़ा आता है, सब अपने मनचाही चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा सा नर्सिंग हॉस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ वाज योर हॉस्टल लाइफ ड्यूरिंग ANM, GNM एंड योर पोस्ट बेसिक? तो आप वर्किंग हो भी। आप मेरी हंसी से अंदाजा लगा सकते हो। हॉस्टल लाइफ कहीं ना कहीं यार जेल लगती थी हमें, बिल्कुल जेल। प्रॉपर वार्डन जो है जेलर हमारे, ठीक है, प्रिंसिपल जेलर। मजाक है बट सच है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप जो है कूलर्स नहीं रख सकते। वी वर लिविंग इन ऑन 3rd floor, और समर में देखो कितना टेम्परेचर हाई होता है, आप कूलर्स नहीं रख सकते, आप आयरन नहीं रख सकते, आप हीटर नहीं रख सकते। मतलब जो भी उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी, दैट इज़ फाइन, आपको उन्हीं में एडजस्ट करना है। टाइमिंग्स का बहुत बड़ा इशू था। आप अगर आउटिंग पे जाते हो तो 6:45, मतलब 6:45, 6:45 आप हॉस्टल के अंदर, 7 बजे आपके घर पे कॉल चला जाता था कि आपकी बेटी घर पे, मैं हॉस्टल नहीं आई है। प्रिंसिपल की अलग से झाड़, मेकअप ड्यूटीज। मेकअप ड्यूटीज़। आपको क्या लगता है कि जैसे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है नर्सिंग हॉस्टल्स में, अनलाइक अदर प्रोफेशनल्स, क्योंकि IITians का भी हॉस्टल होता है, जो NLUs में बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का भी हॉस्टल होता है, एंड MBBS में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों का भी हॉस्टल्स होता है, एंड ऑल अदर प्रोफेशनल्स, सब लोग जितने लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, देयर हॉस्टल लाइफ इज़ बिट Yes. फ्लेक्सिबल।
मतलब जैसे नर्सेज हॉस्टल्स में यूजुअली क्या होता है कि आपका आउट पास होगा, आपके पेरेंट्स आपको लेने आएंगे, हाँ, आपके फ्राइडे out pass साइन के होंगे signature तब होंगे, आप आउट पास पे जाओगे। जा पाओगे, तब आप अपने घर पहुंचोगे सैटरडे, अदरवाइज नहीं। हाँ मतलब मैं कहूँगी कि ये ना थोड़ा सा पुरानी जो चीज़ें कंटिन्यू में है, इसको चेंज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लाइक जैसे पेरेंट्स को बुला के उनके सिग्नेचर लेके, तब फ्राइडे को पेरेंट्स आएंगे, सैटरडे को आपको रिलीव करेंगे। अगर यार पेरेंट्स को बुला रहे हो तो पेरेंट्स के साथ ही भेज दो बच्चे को, या फिर पेरेंट्स को भी क्यों परेशान करना है वीकली। दे आर मेच्योर इनफ, दे आर अडल्ट, तो दे हैव देयर राइट्स, दे हैव देयर माइंड, दे हैव देयर नॉलेज। ठीक है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा डाउट है तो आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो ना इस चीज़ की। आप सैटरडे को आउट पास पे साइन करो, शी इज इनफ मेच्योर, शी कैन गो। ठीक है, अगर उसके बाद उसके घर वाले कुछ कहते हैं देन यू हैव दैट साइन कि आप साइन करके गई है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, रेज योर चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी है। डू यू थिंक कि मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और इन टाइम होता है, जैसे 8 जैसे मेरे कॉलेज में क्या होता था, हम लोगों की 8 to 1:30 तक 1 o'clock तक तो ड्यूटी होती थी, फिर हम लोग लंच के लिए वापस आते थे, फिर हमारी 2 to 4 क्लासेस होती थी। फिर आप इतना थक जाते हो मॉर्निंग से ड्यूटी करके, फिर क्लास करके, फिर आप आके सो जाओगे, फिर आपका इन टाइम भी 7 बजे है, तो आप ना तो कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हो, बिल्कुल। ना तो आप जा पा रहे हो। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इन टाइम, पहले बात तो कि इन टाइम तो गर्ल्स हॉस्टल में ही होता है, हर गर्ल्स हॉस्टल का इन टाइम का इशू है, बट टाइमिंग जो है थोड़ा सा डिले लेट होनी चाहिए। एक्चुअली जैसे हमारे में था 7:30 की शार्प मॉर्निंग ड्यूटी होती थी, 7:30 आप जो है अपना हॉस्पिटल ड्यूटी पोस्टिंग पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नाइट वाला जो स्टाफ था वही हमें रिसीव करता था। अगर उन्होंने मना कर दिया इंचार्ज को कि नहीं ये लेट आई हैं, तो आपकी मेकअप ड्यूटीज पक्का थी, एंड मेकअप ड्यूटीज भी कितनी 1:4 तो आफत होती थी। दूसरा, आप कहीं ना कहीं जो है इन टाइम को डिले कर सकते हो, लाइक अगर बच्चा यार जा ही 5 बजे के बाद रहा है, क्योंकि 5 बजे 5:30 बजे तक तो धूप इतनी होती है कि बाहर निकल के करे क्या। ठीक है, और उसके बाद ऐसा तो है नहीं हॉस्टल कैंपस के बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। ठीक है, एंड वी आर फीमेल्स, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपना ग्रूमिंग के लिए भी चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए, हमें कुछ खाना पीना भी है, हम थोड़ा सा वॉक भी करना चाहते हैं, हम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। तो एटलीस्ट 9-10 PM तक का तो इन टाइम होना चाहिए कि हाँ 10 बजे तक आ जाओ। उसमें भी बहुत सारे मिथ्स है कि सम सिटीज़ आर नॉट सेफ, सम सिटीज़ आर सेफ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पर फिर बच्चे स्नीक आउट करने की Yes, कोशिश yes. करते हैं। देन यू हियर लॉट ऑफ स्टोरीज विच शुड नॉट हैव बीन हर्ड, कि बच्चे ने ऐसा कर दिया, बच्चा यहाँ से चला गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी प्रोफेशनल्स के हॉस्टल, जैसे आई हैव फ्रेंड्स, मैं उनसे बात करती हूँ, उन लोगों के हॉस्टल्स, उन लोगों के इन टाइम्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते थे, पर यहाँ पे तो एकदम ऐसे जेलर वाला काम है कि एक एक चुन चुन के आपके डोर बाय डोर अटेंडेंस होगी, और फिर एकदम एक एक बच्चा काउंट किया जाएगा। बिल्कुल, अटेंडेंस होती थी प्रॉपर, एक एक बच्चा काउंट किया जाता था। इवन इफ यू आर सिक एंड यू आर लिविंग एट 3rd फ्लोर, नहीं आपको उतर के आना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए, वार्डन को अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। मतलब दैट वाज नॉट रिलायबल कि अगर बच्चा सो रहा है ऊपर या तबीयत ठीक नहीं है उसकी तो वार्डन मिलती नहीं, शी विल लुक योर फेस एंड देन मार्क द अटेंडेंस कि हाँ दैट यू आर प्रेजेंट। थोड़ा सा यार इनह्यूमिनिटी भी लगता है कि अगर किसी को चोट लगी है या कोई बीमार है काफ़ी ज़्यादा, लूज मोशंस में है, तो वो भी अपना 3rd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक उतर के आए और फिर उसके बाद शक्ल दिखाने की हाँ जी मैं यहाँ हूँ वो थोड़ा सा रखना चाहिए। और दूसरा कहीं ना कहीं जो है इसमें अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हो ना तो बच्चा वैसे ही कुछ नहीं करेगा। और इनसिक्योरिटी की बात तब आती है जब आप खुद इनसिक्योर। फीमेल्स को सबसे पहले फीलिंग आ जाती है कि जो भी जिस नज़र से देख रहा है उसको किस नज़र से देख रहा है, वेदर शी इज सेफ और नॉट। तो सबसे पहले तो उसी को अपना वो हो जाता है। और दूसरी बात, हॉस्टल में यार लड़कियां ग्रुप्स में निकलती है, सिंगल कोई नहीं निकलता, कौन घूमेगा सिंगल। गर्ल्स हॉस्टल है, ऑब्वियस है 3 से 4 लड़कियां तो इकट्ठी मिलेंगी और बिना ग्रुप के तो उनको मज़ा वैसे भी नहीं आने वाला, तो ग्रुप्स में है। दूसरा, आप पेरेंट्स जो है इतने अच्छे से बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, उनका मेच्योर है, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि वेदर शी से यस और शी से नो, देन आई डोंट थिंक सो कि दैट विल इफेक्ट। Exactly. So this is our second segment of rapid fire. Okay. So be ready and be quick.
So these are some spicy questions. You can skip if you Okay. should nursing hostels have in time or no in time? I can't say no in time, but delay in time is okay. Okay. So did you ever followed your in time? ऑलवेज मेकअप ड्यूटीज नहीं चाहिए थी, पेरेंट्स का कॉल नहीं चाहिए था. ओके ओके. मेरे को एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा, जब मैं अभी अपने कॉलेज में थी, मैं हमेशा सोचती थी कि IITians हैव देयर बिग फैट फेस्ट्स. IITian के फेस्ट इतने फेमस होते हैं. देन NLUs हैव फेस्ट जिसमें उनको सेलिब्रिटीज आ रहे हैं. दे आर हैविंग प्रॉपर 3 days 7 days फेस्ट. इवन एम्स हैव देयर फेस्ट पल्स फॉर मेडिकल पर्सनल्स, दोज हु आर डूइंग MBBS and PGs. बट नर्सिंग कॉलेजेस as a fraternity, nursing colleges don't have fests. Do you think nursing colleges also should have their own fest? yes, this is a big question. हमारे टाइम पे भी नहीं था. इवन फेस्ट जो है मस्ट है. कहीं ना कहीं आप जो है उस कल्चर में आ पाते हो कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है. ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप मार्केटिंग कर पाते हो. ठीक है, क्योंकि फेस्ट में जो है आप स्टॉल्स लगवाते हो, तो आप स्टॉल्स वालों के पास जाके और मार्केटिंग की बात कर पाते हो, स्ट्रेटेजी सीख पाते हो. ठीक है, अर्निंग का तरीका सीख पाते हो कि किस तरीके से आपको अपना बजट मिला है और किस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर है, आप कितना बचाना है, क्या करना है. मतलब बहुत सारी चीजें हैं फेस्ट में सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें. सिर्फ एक मस्ती नहीं है, मतलब आपकी जो है ओवरऑल ग्रोथ पे भी मैटर करता है. हमारी नर्सेज की कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं हो पाती है. ठीक है, ये चीज़ तो मैं कहूँगी. इवन मैंने खुद पर्सनली अपने फेस्ट कब अटेंड किया, मेरा बेटा होने के बाद. मैंने अपने बेटे होने के बाद मतलब मैक्सिमम DU कॉलेजेस के, IIT के ठीक है, मतलब आई हैव ऑलरेडी अटेंडेड अराउंड 10 to 15 फेस्ट. बट कब, बच्चा होने के बाद, कि मतलब यार मुझे देखना था एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, व्हाट दे आर डूइंग देयर. मैं खुद से मैं कह नहीं, मेरे को जाना है, मुझे देखना है. क्यूरियोसिटी रह जाती है. अगर आप उनको बाउंडेशन दे रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, नहीं यू कांट गो. क्योंकि हमारे में UCMS वालों का फेस्ट होता था, वी नर्सेज आर स्ट्रिक्टली नो टू गो देयर. ठीक है, सेम ग्राउंड है, सेम हॉस्टल है, मतलब यहाँ हमारा हॉस्टल है, इधर खाली ग्राउंड है और इधर यहाँ फेस्ट चल रहा है, तो वी कांट गो इन द कैंपस ओनली. क्यों? 6:45 एंट्री क्लोज हो जाती थी और 7 बजे के बाद उनका फेस्ट स्टार्ट होता था. मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस के इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, उन लोगों में भी अपने खुद के फेस्ट होते हैं. हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी अलग फेस्ट होता है. और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इवन सिर्फ DU के कॉलेज का फेस्ट नहीं, डिपार्टमेंटल वाइज फेस्ट भी होते हैं. मैंने डिपार्टमेंटल वाइज भी फेस्ट अटेंड किए. मैंने मैत्री कॉलेज का, जीसस मैरी कॉलेज का, ठीक है, प्राइवेट वेंकटेश्वर का, IIT दिल्ली का, इधर NSUT का, और मतलब मैं बहुत सारे कॉलेजेस के फेस्ट अटेंड किए, डिपार्टमेंटल भी, कि ये हमारे कल्चरल का है, ये हमारा मैथमेटिक्स का है, ये हमारा साइंस का है, ये हमारा हिस्ट्री का फेस्ट है. मतलब जरूरी नहीं है फेस्ट में सिर्फ गाना और नाच गाना हो, नहीं. वहाँ पढ़ाई की बातें भी होती है, वहाँ क्विज भी होते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ आर्ट भी होता है. मतलब टू मच टू एक्सप्लोर. और नर्सिंग बीइंग सच अ स्ट्रेसफुल डिग्री कि आप, मतलब जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं अपना एक बार INC का सिलेबस देख रही थी, तो हमारे 3rd ईयर में 1000 आवर्स होते हैं क्लिनिकल के, 1000 आवर्स. एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट यू हैव असाइनमेंट्स, देन यू हैव ड्यूटीज, देन यू हैव क्लासेस. इतना हेक्टिक होने के बाद भी देन यू आर नॉट, मतलब सब लोग जैसे जस्ट सी IITians आर स्मैशिंग इट बिकॉज दे आर गेटिंग ईच एंड एवरी एक्सपोजर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आर समथिंग एल्स. मतलब आप उनसे कॉन्वर्सेशन करोगे, लेवल अलग. इट इज नॉट जस्ट कि आप कहाँ पर पहुंच गए हो आप, इट इज ऑल्सो लाइक कि हाउ व्हाट अ पर्सनालिटी यू आर. बट वो ग्रोथ और वो अपॉर्चुनिटीज में रह जाती है. इवन इन प्रेजेंट डेज ऑल्सो, कि अब हॉस्पिटल्स में भी मैं वर्किंग हूँ. ठीक है, मैं लोकनायक हॉस्पिटल किया है मैंने, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल किया है मैंने, रौतलाराम में भी प्रेजेंटली हूँ. ठीक है, पॉलीक्लिनिक मैंने सेक्टर 14 किया है, सेक्टर 17 DGT किया है, सेक्टर 19 DGT किया है, सेक्टर 10 कोर्ट किया है. मतलब आई वेंट टू मैनी. ठीक है, स्टिल मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हमारा जो नर्सेज का ही, इवन मैं खुद अपना भी कहूँगी, हमारे जो नर्सेज का है वो माइंड ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड है.
हम कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्टेड सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसी टाइम पे, फेस्ट के टाइम पे ही अपना आप को एक्सप्लोर नहीं किया, अपने माइंड को इतना नहीं खोला, तो हम अब वर्क कल्चर में कैसे खोलें? आप अगर अभी नर्सेज डे, टुडे इज नर्सेज डे, ठीक है, आप नर्सेज डे भी अगर सेलिब्रेट करते हो तो भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। नहीं मैडम, इस तरीके का गाने नहीं बजने चाहिए, इस तरीके की आपकी ड्रेस नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का आपका गाना नहीं गाओगे, इस तरीके के जोक्स नहीं होंगे। वाई? मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं। वी आर मेच्योर, वी आर इन अ वर्किंग एरिया ना, मतलब वी आर मेच्योर व्हाट वी आर डूइंग, वी नो। तो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप पहले एएनएस को या फिर अपने इंचार्ज को आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, दे विल अप्रूव, देन इट विल बी गो फर्दर कि हाँ आप स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हो। वाई? सीरियसली, मतलब आई एम, मतलब बुरा मानने की चीज नहीं है, सॉरी फॉर सीनियर्स कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बट स्टिल एक खुद से सोचो, आप अपने बच्चों के साथ इतना रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, वो ठीक नहीं। आप यूनिफॉर्म्स में रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, आप एम्स जाओ, आपके शर्ट पैंट्स आर कंप्लीटली अलाउ। इन सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शर्ट पैंट्स आर ओके, बट इन सम दे आर नो, लाइक इन सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है, दे आर सेइंग नो। बट इफ यू गो इन लोकनायक हॉस्पिटल, इट इज मतलब नियर टू दिस, सफदरजंग के साथ में एम्स है, आप एम्स देख लो, दे आर वेयरिंग पैंट शर्ट्स। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं आप पैंट शर्ट, यूनिफॉर्म की तो पहन रहे हो, फीमेल है तो क्या हुआ? शी इज वेयरिंग अ फॉर्मल ना, शी इज नॉट वेयरिंग अ क्रॉप टॉप, शी इज नॉट वेयरिंग अ जीन्स और trousers, she is wearing a formal, then it should be fine. एग्जैक्टली। एंड डू यू थिंक कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती है, डिबेट सोसाइटी, डांस सोसाइटी, क्राफ्ट सोसाइटीज़, सच सोसाइटीज़, इवन जब फेस्ट्स होते हैं, जब इंटर कॉलेज फेस्ट्स होते हैं, तो हम, जैसे हमारे कॉलेज में हुआ था, आई विटनेस रेवल्स, आरएमएल में रेवल्स होता है, तो उसमें सफदरजंग, हार्डिंग, इन सब की सोसाइटीज़ का परफॉर्मेंस होता है, डांस सोसाइटी एंड डिफरेंट सोसाइटीज़। बट इन नर्सिंग कॉलेजेस वी डज नॉट हैव दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। तो हम लोग ना तो इंटर कॉलेज जा पाते हैं, ना हम लोग नेटवर्किंग कर आप पाते इंटर हैं। कॉलेज तक पहुंच ही नहीं रहे हो, आप अपने कॉलेज में नहीं कर पा रहे हो यार। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप अपने कॉलेज में नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे कॉलेज की तो बात ही अलग है कि आप इंटर कॉलेजेस जाओगे या इंटर स्टेट जाओगे, आप अपने कॉलेज में नहीं कर पा रहे। इवन आप अपने कॉलेज में जो इलेक्शंस नहीं कर पा रहे हो, वी नर्सेज डोंट हैव इलेक्शंस, ठीक है। इन सम कॉलेजेस देयर आर, बट देयर आर फॉर फॉर्मेलिटी ओनली। देयर आर सम इलेक्शंस इन माइनर कॉलेजेस, मतलब आप 10 में से किसी 2 में बोलोगे, और वो 2 भी सिर्फ फॉर्मेलिटी बेस्ड, कंप्लीटली फॉर्मेलिटी बेस्ड, देयर इज नथिंग। इलेक्शंस के बाद क्या, जो ट्रेजरर बनाया उसका क्या, जो मतलब आपने कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बनाया, वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है यार? वो आपका कुछ हो ही नहीं रहा है कॉलेज में, तो क्या ऑर्गेनाइज करेगा वो? एग्जैक्टली। पर हमारे कॉलेजेस में तो कुछ इवेंट्स तो हम लोगों के होते थे, एंड वी यूज टू हैव प्रॉपर इलेक्शंस, तो हमारे कॉलेज में ये चीज़ तो ठीक थी। बट आई स्टिल फील्ड एंड वी ट्राइड ऑन आर बिहाफ टू क्रिएट सोसाइटीज़, पर शुरू में हमें तो बहुत दिक्कत आई थी। स्टिल आर कॉलेज डज नॉट हैव सच सिस्टम, बट वी ट्राइड टू इनकलकेट, बट इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी कि हम लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे होगा, पर वी हैव सीडेड दिस इनटू आवर जूनियर्स। अब देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पर हम लोगों ने एज अ बैच वी ट्राइड कि हम लोग ऐसा कुछ स्टार्ट करें। बिल्कुल सेम। अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे, अभी जो प्रेजेंट अपकमिंग नर्सेज है और द आवर नेक्स्ट जनरेशन, लाइक आवर चैनल्स नेम, ठीक है, अगर वो आप इनिशिएट नहीं करोगे तो दैट विल बी गो सेम। हमारे टाइम पे हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि हम इसके अगेंस्ट बोले या हम इस चीज़ को नहीं लेके आए। अगेंस्ट तो छोड़ो, हम कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। बट नाउ अ डेज there is mobile phone, there are YouTube, there are Insta, there are many social channels, social activities there, and you came to know each and everything there. So you must go on, you must start this. So this is one message we want to leave you behind with, कि आप लोगों को करना चाहिए फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज। आई नो दिस विल बी डिफ़िकल्ट बिकॉज हम लोगों ने जब सोसाइटी सिस्टम स्टार्ट किया था तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी कन्फ्लिक्टफुल, एंड हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, बट वी ट्राइड। सो वी होप दैट यू ट्राई एंड वन डे वी विल बी सक्सेसफुल। श्योर, बिल्कुल। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आप मेहनत करो और वो पूरा ना हो। जैसे हम अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमारी मेहनत जीरो होगी, नहीं।
इट विल ग्रो, और हमारा इंडिया फर्स्ट जो पॉडकास्ट है वो इतना ग्रो करेगा कि मतलब आई होप कि ऑल नर्सेज शुड वॉच दिस. It is an initiative we both were very keen to start, क्योंकि everybody like this is a podcasting generation. हम लोग सबके podcast सुनते हैं and everybody is coming onto somebody or else's podcast, but one thing which is lacking, that nobody is inviting nurses. पॉडकास्ट के Which नाम is a से very जो है particular सिर्फ thing. इंटरव्यूज हो रहे हैं. आपने एग्जाम कैसे क्रैक किया, आपका नोट सेट का AIR रैंक कितनी आया, मतलब ओनली दिस इंटरव्यूज हो रहे हैं, पॉडकास्ट नहीं चल रहा है. मतलब आजकल का टाइम ही पॉडकास्ट का है, दुनिया पॉडकास्ट देख रही है. इवन आप हमारे अपर लेवल से छोड़ो, आप हमारी ह्यूमैनिटी से छोड़ो, आप कल्चरल पे चले जाओ, आप स्पिरिचुअल पे चले जाओ, हर कोई पॉडकास्ट दे रहा है. हमारी बुक्स ऑथर्स जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनके बारे में पॉडकास्ट चल रहे हैं. तो व्हाई नॉट अबाउट नर्सेज, वी शुड ना. Yeah, and we have started, and we will be inviting more guests and more stories, and we request our fellow nurses to support us in this journey, and please watch and please come up and share your experiences. Everybody from the nursing fraternity is invited. Whenever you feel like, contact us, treat it as a home. Yes, we will definitely give you a chance. We will definitely listen to you and definitely we will make a videos, because podcast हमने start ही इस तरीके से किया है कि online. Why to come and sit behind? Why to come sit together? We can do on online ना. This is system. मतलब we have that ना. आपके पास मोबाइल फोन है, you are using, then go for it. और आप सब इन्वाइटेड हो. कहीं से भी शाई फील मत करना that I am not a camera person and I am not a रिकॉर्डिंग पर्सन एंड माई वॉइस इज नॉट टू गुड टू लिसन. यार हम लोगों को भी यही है कि हम अपनी आवाज़ नहीं सुनते हैं. ठीक है, तो Exactly. मैं खुद कैमरा पर्सन नहीं थी. आई वॉज टू शाई टू फेस द कैमरा. बट ना ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ नाउ दिस कैन गो ऑन, द शो शुड गो ऑन. तो आई होप यू ऑल मस्ट मैसेज अस, और आप में से ही नेक्स्ट होना चाहिए कोई भी जो हमारा नर्सिंग कैडर से है. आपका पॉडकास्ट अब नेक्स्ट बनेगा, तो उसके लिए जो है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल सकते हैं. अगर किसी को कमेंट में नहीं डालना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनीवेयर. So we are coming to an end. तो सबसे ग्लैमरस, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि what was your first salary फर्स्ट, as a DSSB nursing officer? okay, as a DSSB nursing officer, it should be a gross or in hand. ओके, इन हैंड बता देती हूँ. ग्रॉस कर लेते तो क्या ही करोगे यार, जो कटनी है तो वो कटनी है. आजकल एनपीएस का सिस्टम है तो वो फिक्स्ड है, उसमें आप जीपीएफ की तरह बढ़ा और घटा नहीं सकते. वो फिक्स्ड है आपका सैलरी का 10%. तो मेरी स्टार्टिंग में जो आई थी वो आई थी अप्रोक्स 72 प्लस 72,600 समथिंग आई थी, जो इन हैंड आई थी. And what was your first salary as a A&M DSSB? First salary as a A&M DSB was 45 point something in hand. 48 gross था, 45 in hand आई थी. One takeaway message, like nowadays also, which is a very unfortunate thing, I feel as a nurse, that people are thinking nursing as a choice, as a second choice. What is one message that you would leave behind to all the aspiring nurses and future nurses, and one incident which made you fall in love with nursing? Nursing as a profession must be a first choice. ठीक है, आज के टाइम पे जो बाहर के आप खुद सुन चुके हो, ओवरसीज कितना सैलरी है, कितना रिस्पेक्ट है नर्सेज के लिए, प्रॉपर प्रोफेशन को सैल्यूट है. ओवरसीज आप देखो, इंडियन लेवल में वो सैल्यूट तो नहीं कहूँगी बट सैलरी इज देयर. ठीक है, रिस्पेक्ट है, बाकी रिस्पेक्ट खुद कमाई जाती है. अगर आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. सेम चीज़ है, आप अगर बहुत अच्छे से कहीं किसी भी चीज़ में अपना 100% दोगे तो दैट विल बी योर फर्स्ट चॉइस. नर्सिंग कैडर मेरी फर्स्ट चॉइस थी. मैं बहुत खुश हूँ. मैं आज तक भी नहीं सोचती हूँ कि मेरे को MBBS करना चाहिए था या डॉक्टर बनना चाहिए था. इवन मैं खुद नहीं सोचती कि मेरा बेटा MBBS करे ना. नहीं, आई एम एनफ देयर.
And what about the experience? Yeah, बहुत सारे हैं एक्चुअली बहुत सारे हैं. 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे. रोड साइड असिस्टेंट मैंने दिया था CPR के लिए. एक तो बिल्कुल मेरे घर के सामने से एक ओल्ड एज पर्सन जा रहे थे एंड विंटर नाइट्स थी. ही वॉज वर्किंग इन अ फील्ड. ठीक है, वी नो हिम दैट ही इज़ अ लेबर. ठीक है, ही वॉज गोइंग इन ऑन अ साइकिल. ही केम एट आवर हाउस एंड नॉक्ड कि पानी दे दो. देन वी थॉट लेबर है. पापा ने बोला कि बेटा वो ड्रिंक करके रखता है तो आप मत जाओ, हस्बैंड को दे दो. तो मैंने हस्बैंड को दे दिया पानी. ही ठीक है दे दिया, ओके. उन्होंने पानी पिया बट ही वॉज इन गैस्पिंग मोड एक्चुअली. ठीक है, हस्बैंड कॉल्ड मी आउट कि एक बार आके देखना इसको क्या हुआ. ही वॉज केस ऑफ एस्थमा और एस्थमेटिक अटैक था उसको. मैंने उसको CPR दिया. वो कुछ टाइम तक सर्वाइव हुआ लेकिन हॉस्पिटल डिले हुआ क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती थी जहाँ वो प्रेजेंट था पेशेंट, वहाँ तक एम्बुलेंस आने में टाइम लग गया था क्योंकि रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन था. तो वो कुछ टाइम तक सर्वाइव हुआ एंड ही पास्ड अवे. उस टाइम मुझे लगा कि हाँ अगर टाइम से एम्बुलेंस आती तो वो बच जाता, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी देर बचा. मैंने उसकी फैमिली को कॉल किया, उसकी फैमिली जब तक आई ही वॉज अलाइव. दैट इज अ सेटिस्फैक्टरी पार्ट फॉर मी कि ही वॉज अलाइव टिल हिज फैमिली कम्स. ठीक है, एंड देन इट मेक मी कि हाँ मेरा प्रोफेशन कुछ काम आया. One question which will be a standard question, and now as we are starting with the first episode, so I'm asking you, government has given us a very fabulous designation as a nursing officer, but we are often called as sister ji, brother ji, master ji, दीदी भैया. didi. यस. So how do you feel about it, and आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या है कि लोग ऐसे वी आर ऑल द रीजंस. हम एक्चुअली आपस में ही सर और मैडम नहीं करके बात करते हैं. मैम सर वी शुड रिकॉग्नाइज बाय दिस नेम ना. अगर आप अपने कलीग्स को ही सर और मैम करके जब तक बात नहीं करोगे तब तक सामने वाला कैसे बात करेगा. वो तो जो आपसे सुनेगा वही बोलेगा. आपने अपने सिस्टर को, अपने सीनियर उसको बोला कि सीनियर कलीग को, मैम कैन यू प्लीज पास दिस या फिर कैन यू गिव दिस. ठीक है, ओके. सामने वाला पेशेंट आएगा, मैम करके बात करेगा. अगर आपने बोला दीदी, सिस्टर जी, तो सामने वाला ही बोलेगा सिस्टर जी. सेम थिंग. सेम आर जितने भी कलीग्स हैं, अपने टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हम खुद नहीं बोलते हैं. मैंने IGH में हम लोग जब थे तब एक इनिशिएट किया था नर्सिंग ऑफिसर्स को एज अ मैम और सर करके बोलने का. इवन वी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑल्सो, वी आर नॉट द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वी आर नॉट योर रिलेटिव्स. ठीक है, कॉल मी एज सर और मैम और वी आर नर्सिंग ऑफिसर्स. मतलब इस तरीके से हमने अपने बहुत लगाया था. एंड उस टाइम पे सीरियसली अराउंड वी वर 193 समथिंग जितने थे हमारा टोटल स्टाफ था. वी ऑल कॉल ईच अदर एज अ सर और मैम. उसकी वजह से जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज और हमारा NO पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ है, हर कोई हमें सर और मैम करके बोलता था. इन दैट हॉस्पिटल वी रियलाइज, आई पर्सनली रियलाइज कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला नहीं बोलेगा. तो मेक अ प्रॉमिस कि आप जहाँ भी जिस भी एरिया में वर्किंग हो, कॉल अदर्स एज अ सर और मैम. सो आपके सामने वाला भी, अगर आपने उसका सामने वाले को सर और मैम बोला तो ही मस्ट कॉल यू एज अ सर और मैम. टुडे नो, टुमारो नो, मे बी लेटर, बट ही विल डेफिनेटली टेल यू और कॉल यू एज अ सर और मैम. जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो नहीं करेंगे. इट शुड बी स्टार्टेड बाय यू ओनली. And this is not in an offensive No. way. We know that nurses are empathetic, we are very close to you, but we study so hard, we work so hard, and we are professionals. So we have been designated with a post nursing officer. Please designate us as ma'am or sir. We are not brothers or sisters. It is a professional thing, which is a very basic thing which we are asking from the general people who are visiting hospitals or government institution or for a formal meeting for that matter. And we as a nursing students in our college, we used to call our seniors also as ma'am. Yeah. So we in nursing developed this colleges culture also in our college. call your seniors
as a ma'am, call your wardens, call your tutors, call your colleagues, even your batchmates also, sir or ma'am. They will definitely feel good कि yeah. Well, hostel में बात करो that is fine, but if you are in a profession way, if you are at your workplace, then you should call by ma'am or sir only. ठीक है, like जैसे sympathy और empathy में difference होता है ना, सेम चीज़ हमें सिखाई जाती है अपने ट्रेनिंग टाइम पे, वैसे ही मैम और सर में डिफरेंस है दीदी और भैया से. ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें मेंटेन करना पड़ेगा. Exactly, because everyone is developing and we are adding so much new words into our dictionary. So let's delete Didi Bhaiya for nurses and add sir and ma'am for Yeah. them. बिल्कुल. So it has been a very great chat. बहुत मज़ा आया, क्योंकि awkward भी हो गया थोड़ा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं पहले से. Yes. like co-founders हैं तो थोड़ा सा awkward तो है, but still we tried our best. हाँ. Yes, we tried our best and we wanted to make our first episode together. Even we are not able to meet physically, that is why we have started the podcast online, so that we can connect to anyone at any time and anywhere in the world. Yeah, anyone, anywhere, we can contact. We can make a podcast with you, collaborate with you. You are invited with us. Please text us, message us or inform us that you are ready for that. हम एक बार कॉल पे बात करेंगे, स्टोरी सुनेंगे कि हाँ किस तरीके से क्या होता है, सेटिंग्स बताएंगे कि कैसे रिकॉर्ड करना है, एंड देन ऑल डन. Yes, so with this signing message that more power and more strength to all the nurses out there, and happy Nurses Day. This is our day, and today also we are shooting, and today by the evening we will be uploading this Yes. podcast on the International Nurses very Day. very important day for International Nurses Day. So thank you for watching till end. Those who have come till end, we are hoping that you are our loyal audience and you will follow us through the journey and keep this show growing as an initiative we have started, and we believe that we will make it a very big show. Thank you all and happy Nurses Day.